संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष 29 से 31 जनवरी तक करेंगे भारत का दौरा। मार्च से संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले इस यात्रा का उद्देश्य महासभा और विज्ञान के बीच पानी सहित कई मुद्दे पर संबंध बनाने पर है। महासभा अध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के विशेषज्ञों के साथ भारत की जल संरक्षण परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले का किया स्वागत। कहा सरकार के इस कदम से गेहूं और आटे के मूल्य में 5-6 रुपए प्रति किलो तक की आ सकती है गिरावट। गेहूं और आटे के बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की कर चुकी है घोषणा। FCI की ओर से गेहूं को ई नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। हरियाणा में गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी के बाद गन्ना किसानों में खुशी की लहर। किसानों को प्रति एकड़ करीब 4,000 रुपए का होगा लाभ। गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। गन्ने के भाव बढ़ाने से किसानों की आय में होगी वृद्धि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की धनराशि व्यय करने में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से श्रमिकों को दिया जा रहा है रोजगार। मनरेगा में इस वर्ष 9,495 करोड़ से अधिक की धनराशि की गई खर्च। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। इन जिलों में रहने वाले लोगों से 2 दिन सावधान रहने की अपील। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी से भूस्खलन होने की आशंका। बिजली, पानी और संचार जैसी मूलभूत सेवाएं हो सकती हैं बाधित। राज्य में शीतलहर में और होगा इजाफा। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 29 से 31 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान साबा कुरैशी प्रमुख राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत करेंगे। मार्च में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महासभा और विज्ञान के बीच संबंध बनाने पर है। विशेष रूप से पानी के मुद्दे पर महासभा अध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भारत की जल संरक्षण परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। महासभा अध्यक्ष बेंगलुरु में जल परियोजना स्थल का भी दौरा करेंगे। महासभा अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इस भेंट वार्ता के दौरान दिसंबर में उनकी पिछली बैठक में उठाए गए विषयों पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। उनमें महासभा की चल रही प्राथमिकताएं और संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ भारत की साझेदारी भी शामिल है। महासभा अध्यक्ष कुरैशी भारत के G20 सचिवालय का दौरा भी करेंगे और G20 शेरपा अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट करेंगे, जिसके एजेंडे में इन प्राथमिकताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार के इस कदम से गेहूं और आटे के मूल्य में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आ सकती है। गेहूं और आटे के बढ़ते मूल्य पर अंकुश पाने के लिए सरकार ने बुधवार को बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की थी। इस गेहूं की बिक्री भारतीय खाद्य निगम की ओर से अगले 2 महीनों में विभिन्न तरीकों से होगी। FCI की ओर से गेहूं को ई नीलामी के जरिए भी बेचा जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सहकारी समिति, केंद्रीय भंडार, नेफेड जैसे संस्थानों को 23.50 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं बेचा जाएगा। ये संस्थान इस गेहूं से बनने वाले आटे की बिक्री 29.50 रुपए प्रति किलो से अधिक मूल्य पर नहीं कर सकते। फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार का कहना है कि ये सरकार का सराहनीय कदम है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के प्रति क्विंटल भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये भाव बढ़ने से किसानों को प्रति एकड़ करीब 4,000 रुपए का लाभ होगा। मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा गन्ने की फसल पर प्रति क्विंटल बढ़ाए गए दामों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में गन्ना की फसल उगाने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के इस निर्णय को काफी सराहा और गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। किसानों का कहना है कि 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि किसानों के हित में है। इससे गन्ना किसानों की आय में वृद्धि होगी। गन्ने के ASP में वृद्धि को लेकर कई क्षेत्रों के किसानों ने सरकार को किसान हितैषी बताया है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य कराकर श्रमिकों को जहां रोजगार दिया जा रहा है, वहीं उनके भुगतान में भी तत्परता बढ़ती जा रही है। मनरेगा श्रमिकों का भुगतान बीसी सखियों के माध्यम से मनरेगा कार्यस्थल, पंचायत भवन एवं उनके आवासों पर मजदूरी का वितरण यथासंभव किया जा रहा है। ग्रामीण विकास आयुक्त ने बताया कि चालू वर्ष में 9,495 करोड़ से अधिक की धनराशि मनरेगा में व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा में धनराशि व्यय करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे एवं राजस्थान तृतीय स्थान पर है। और देश भर में फूलों के व्यापारियों को पुणे के लाल गुलाब खूब भा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की गुलाब की मांग बढ़ती जा रही है। इसके पीछे गुलाब के लिए व्यापारियों का मानना है कि महाराष्ट्र का गुलाब खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी पंखुड़ी जल्दी नहीं टूटती है, कई दिनों तक खराब भी नहीं होता है। इसी वजह से कई राज्यों में इसकी मांग अधिक हो रही है। यहाँ के गुलाब के सामने उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, कर्नाटक गुलाब भी फीका है। इस संबंध में फूल उत्पादक क्रय विक्रय सहकारी समिति पुणे के अध्यक्ष ने बताया कि फूलों के कारोबार को पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में कमर ही टूट गई थी। अब इस वर्ष शादी ब्याह के सीजन, बसंत पंचमी, राष्ट्रीय पर्व के अलावा विभिन्न आयोजनों में फूलों का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे यहाँ के फूल न केवल पुणे, महाराष्ट्र बल्कि देश के कई प्रांतों में भी मांग की जा रही है। छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों के साथ साथ फूल उत्पादक किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जनवरी माह में गुलाब के फूल 20 रुपए किलो में बिके, लेकिन शादियों के सीजन के चलते कई प्रदेशों में एकाएक मांग बढ़ी और कीमत 40 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैलेंटाइन के दौरान इसका दाम बढ़कर 50 से 60 रुपए हो सकता है। वर्तमान में पुणे के फूलों की मांग देश भर में बढ़ी है। और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली के लाल किला प्रांगण में 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 31 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान जहां दर्शकों को गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकियों को देखने का अवसर मिलेगा, वहीं विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला और खान-पान से भी रूबरू हो सकेंगे। साथ ही यहां दर्शकों को सरकार की G20 एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, जन भागीदारी योजनाओं को जानने का भी मौका मिलेगा। मिनिस्ट्री के द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज से लेके 31 जनवरी तक लगभग 6 दिन का कार्यक्रम इधर संपन्न होगा। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, सभी लोग आइए, अपने अपने परिवार के साथ आइए। इसमें अलग अलग प्रांतों का फूड का टेस्ट करिए, अलग अलग प्रांतों का हैंडीक्राफ्ट देखिए। वैसे ही भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट्स है, सबका स्टॉल्स भी है, वो भी देख सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत देश कितने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, नए इनिशिएटिव्स क्या है, ये भी देख सकते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज से लेके 31 जनवरी तक लगभग 6 दिन का कार्यक्रम इधर संपन्न होगा। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, सभी लोग आइए, अपने अपने परिवार के साथ आइए। इसमें अलग अलग प्रांतों का फूड का टेस्ट करिए, अलग अलग प्रांतों का हैंडीक्राफ्ट देखिए। वैसे ही भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट्स है, सबका स्टॉल्स भी है, वो भी देख सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत देश कितने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, नए इनिशिएटिव्स क्या है, ये भी देख सकते हैं। और अब रुख करते हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लोगों को सफेद आफत का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा और इसके प्रभाव से भारी बारिश व बर्फबारी देखने को मिलेगी। इससे राज्य में शीतलहर में और भी इजाफा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 29 व 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में जबरदस्त बारिश बर्फबारी होने की आशंका है। इस दौरान मैदानी भागों में गरज व आंधी के साथ भारी वर्षा और पर्वतीय व उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट भी रहेगा। शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी बर्फ गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। उन्होंने इन जिलों में रहने वाले लोगों से 2 दिन सावधान रहने की अपील की है। साथ ही बाहरी राज्यों के पर्यटकों को इन इलाकों की यात्रा पर निकलने से पहले एहतियात बरतने की सलाह दी है। पर्यटकों को राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर न जाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी से भूस्खलन
उत्पन्न होने की आशंका है, जिससे यातायात, बिजली, पानी और संचार जैसी मूलभूत सेवाएं बाधित हो सकती हैं। राज्य में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है और बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते राज्य के पश्चिमी हिस्से में तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में भी बारिश हुई है, जहां तेज हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा है। मौसम विज्ञान के मुताबिक आज राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश की 3 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए 29 करोड़ 64 लाख 7 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। सिंचाई योजनाओं के पूरा होने में 2217 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा क्षेत्रीय किसानों को मिल सकेगी। स्वीकृत सिंचाई योजना में राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगढ़ की जामरी व पर्वतन दोग नाबार्ड नहर लाइनिंग कार्य के लिए 13 करोड़ 39 लाख 14 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के पूरा होने से 850 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखंड डोंगरगढ़ की देवकटा जलाशय नहर लाइनिंग कार्य के लिए 7 करोड़ 52 लाख 38 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के पूरा होने में 1187 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल पाएगी। इसी प्रकार से कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा की तान नदी पर पचरा एनीकट निर्माण कार्य के लिए 8 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के पूरा होने से 180 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के घरों के सपनों को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव जिले के डोगरगांव विकासखंड के ग्रामीण अर्जुनी में इस योजना की बदौलत कई परिवारों को पक्की छत मिली है, जिससे परिवार हर मौसम में आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एक घर अपना हो, जी हाँ, ये तमन्ना हर किसी की होती है। आम आदमी के इस सपने को साकार कर रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव जिले के डोगरगांव विकासखंड के गांव अर्जुनी में गरीबों का पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। अब इन्हें मौसम की मार की चिंता नहीं रही। इनका परिवार हर मौसम में आराम का जीवन व्यतीत कर सकेगा। पहले हमारे घर छाने की रही से तो आवास के पैसा आए से हमारे घर तो पक्की बनी से तो ये चूहे वुहे के परेशानी भी थोड़ा दूर हो से और बच्चा मतलब चिखला विखला ये सब से थोड़ा अच्छा सुविधा मिली। और हमारे यहाँ नल है, नल के वजह से हमें बाहर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। शौचालय भी है तो शौचालय भी बाहर की जरूरत नहीं पड़े, घर में ही सब सुविधा हो चुके हैं। सालनी वाला घर ही से परेशानी हो चुहई में, अब पक्की मकान बन गए, आवास में अब शौचालय बन गए, नल है। प्रधानमंत्री योजना में मिली से मुझे पैसा 1,30,000 कर में घर बना हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पहली कच्चा घर ही खपरासानी के, अब आवास 1,30,000 मिली से तब पक्की बना है ना, बने बने रखा ना। छोटे छोटे लड़का है वे तकलीफ रही पहली, अब अच्छा है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हितधारकों में राशि के हस्तांतरण करने के उपरांत राशि का सही उपयोग हो, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और लाभार्थियों से सीधे चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी हितग्राही को दिक्कत ना हो और जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको त्वरित रूप से उनका काम स्वीकृत हो, उनके काम को पूर्ण कराएं और गुणवत्ता के साथ, विशेष रूप से हम लोगों ने इस चीज को ध्यान रखा है। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 23,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए गए हैं। वहीं विगत 3 महीने में 8,871 लाभार्थियों को 14 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्का आशियाना तो मिल ही रहा है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, नल जल योजना से शुद्ध पेयजल और सौभाग्य योजना से बिजली मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित रहे सरहदी गांव चुना और पुनदांग में आजादी के बाद पहली बार गांव तक सड़क पहुंची है। गांव में करीब 10 वर्षों से बंद हुए साप्ताहिक बाजार भी संचालित होने लगे हैं। साथ ही गांव में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का कैंप भी स्थापित हो गया है, जिससे अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर हो गया है, जिसके लिए ग्रामीण अब जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुश्मी विकासखंड के चुना और पुनदांग गांव में आजादी के बाद पहली बार गांव तक सड़क पहुंची है। इसके साथ ही गांव में करीब 10 सालों से बंद हुए साप्ताहिक बाजार भी संचालित होने लगा है। करीब 1200 की आबादी वाले छत्तीसगढ़ और झारखंड का सीमावर्ती गांव घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है और यही वजह रही कि यहाँ पर कई सालों तक नक्सलियों का बोलबाला रहा, जिससे ग्रामीणों का जीवन दहशत के साए में गुजरा। लेकिन अब ये सरहदी गांव विकास के रास्ते पर लौट आए हैं, जहां सड़क के निर्माण के बाद ग्रामीणों के आवागमन में सहूलियत हो रही है। वहीं साप्ताहिक बाजार शुरू होने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। पहले तो यहाँ सीआर में भूख रहा था, अभी प्रशासन, जिला प्रशासन बलरामपुर को इतना किया है ना, और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, ये जो यहाँ सीआर में रहता है, नक्सली पीड़ित बुढ़ा पहाड़ के यहाँ एकदम दबदबा बना था। बस एक कारण के चलते भी जिला प्रशासन अधिकारी लोग इतना ध्यान दिए हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं। लोग, जनता लोग, आम जनता खुश है, बहुत तरीके से खुश हैं। 2 पैसा कमा रहे हैं, सड़क खुल गया है, 2 पैसा उससे कमा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पूरा टाइट है, अच्छा मार्केट लग रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं। पहले तो बाजारे में लग रहा था, तो नक्सली वाले थे ना, तो फर्श वाले सामान नहीं आने दे रहे थे। पहले नक्सली के चलते नहीं लग रहा था, बीच में लग रहा था, लेकिन फिर नक्सली के चलते नहीं लगा। पहले आने जाने में दिक्कत थी, अभी तो है दिक्कत, लेकिन भाई अपने बाइक से आदमी जा रहा है, बस गाड़ी चल रही नहीं रही है। गांव को सड़क से जोड़ने के लिए PMGSY के तहत साल 2014-15 में सड़क निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता की वजह से साल 2016 और 17 के बाद सड़क निर्माण का काम रुक गया था। लेकिन बीते 2 वर्षों से गांव को सड़क से जोड़ने की मुहिम को तेज किया गया। सड़क निर्माण के पहले फेज का काम पूरा होने से गांव तक एम्बुलेंस की सेवा भी बहाल हो गई है। वहीं क्षेत्र को नक्सल मुक्त कराने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के 4 संयुक्त कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सलियों का गढ़ समझा जाने वाला बूढ़ा पहाड़ में अमन चैन लौट आया है। अभी लोग वहाँ पे मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जो मार्केट भी लग रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस किसी भी एरिया में फ्री ट्रेड और कॉमर्स जहाँ पे होना शुरू हो जाता है, वहाँ अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व माना जा सकता है। 4 कैंप इस साल हम लोगों ने भी पिछले 4 महीने में लगाए हैं। उससे पहले भी साल के शुरुआत में हम लोगों ने मुताई मोड़ कैंप लगाया था, जिसके बाद से वहां पर जो रोड निर्माण कार्य है, PMGSY का जो रोड है, उसके निर्माण की कार्य में काफी गति आई है और अभी हम लोग चुना पुनदांग तक वर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं। कलवर्स का काम अभी चल रहा है। नक्सल प्रभावित चुना और पुनदांग गांव और बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुख्ता होने के बाद से विकास गतिविधियां तेज हुई हैं। अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही इलाके में सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। इसका सीधा फायदा गांव वासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में 25 जनवरी को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की हुबली मंडी में बुधवार को कपास का भाव रहा 7,509 रूपए। मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में भाव रहा 7,500 रूपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास के सौदे 8,470 रूपए पर हुए।
वहीं दूसरी कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव की बात करें तो 25 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास की खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में बीते बुधवार को कपास की आवक 480 टन रही। वहीं भाव की बात करें तो बुधवार को राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 8,250 रुपए। इसके अलावा राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में बुधवार को कपास का भाव रहा 7,970 रुपए। सावरकुंडला मंडी में कपास 7,680 रुपए पर बिकी, जबकि सिद्धपुर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,942 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 25 जनवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में बुधवार को अरंडी का भाव रहा 6,825 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 6,720 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,880 रुपए, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी 6,900 रुपए पर बिकी। राजस्थान की मंडियों में अरंडी के भाव की बात करें तो यहाँ 25 जनवरी को जोधपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,250 रुपए। वहीं राज्य की ही भीनमाल मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,800 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई 20 जनवरी तक 1,08,11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 1,40,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,71,000 हेक्टेयर अधिक है। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य के पठारी इलाके में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई करें। विंध्य के पठारी इलाके में ही इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी रबी सब्जियों की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। यही मालवा के पठारी इलाके में चना, काबुली चना और सरसों को कीटों के प्रकोप से बचाएं। यही समय मौसम का लाभ उठाते हुए किसान इस सप्ताह प्याज की रुपाई कर ले, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि प्याज के बीज 6 सप्ताह से ज्यादा के ना हो और नर्सरी के आकार छोटे हो। बुंदेलखंड में अगले कुछ दिनों तक खेतों में सिंचाई और किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। वहीं झाबुआ के पठारी इलाकों में इस समय काबुली चने में सिंचाई करें। यही 60 से 65 दिनों की हो चुकी सरसों में सिंचाई करें। झाबुआ में ही टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली और मिर्च की तुड़ाई करें। यही पालक, मेथी, फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई और मूली की खुदाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ इस समय मटर, आलू, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज की नर्सरी, मूली, मेथी और पालक जैसी सब्जियों में समय से सिंचाई करें। झाबुआ के किसान इस मौसम में ग्रीष्मकालीन टमाटर, मिर्च और प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। सतपुड़ा के पठारी इलाके में गन्ने की बुआई शुरू कर सकते हैं। यही इस समय कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें।
बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.36 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 34,835 कोविड टीके लगाए गए। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजदरबार में आयोजित धार्मिक समारोह में बसंत पंचमी के दिन ये निर्णय लिया गया। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को निकाली जाएगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ढहने से एक की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड का राहत और बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि इमारत 30 से 35 साल पुरानी थी। हादसा करीब सुबह 3:30 बजे के आसपास हुआ। इंटरपोल के प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में गुरुवार को बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा के साथ ही यहां पर परंपरागत होली उत्सव का भी आगाज हो चुका है। उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले कई इलाकों में हिमपात हुआ। वहीं चमोली के जोशीमठ और औली में भी भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हरसिल और केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं राजधानी देहरादून सहित कई क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा हो रही है। दिल्ली के मेयर पद के चुनाव में हो रही देरी को लेकर आप नेता शैली ओबराय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। शैली ओबराय की ओर से अभिषेक मनु सांघवी ने CGI से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।